Hello champions, welcome back to the channel The Catalyst Science by ज्योत्सना। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज एटम क्या होता है। हमने आपको बताया था कि मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मीन्स जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम एटम कहते हैं। और हमने बताया था कि आपको और ये जाना था कि कैसे एटम्स आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स कैसे आगे चल के कंबाइन होकर के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, प्लस हमने एटम की हिस्ट्री भी पढ़ी थी अपने प्रीवियस वीडियो में। आज थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ आपको। एटम की हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ये एटम वर्ड जो आया कैसे हमारे सामने या एग्जिस्टेंस में, तो हमने देखा था कि सबसे पहले कौन से फिलोसोफर आए थे, हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़। कौन आए थे? महर्षि कन्नड़। अच्छे से नाम याद कर लीजिए। इन्होंने महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला था, इन्होंने मैटर आप जानते हैं, मैटर में पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो मैटर को इन्होंने क्या बोल दिया था, पदार्थ बोला था। और इन्होंने क्या बोला था कि मैटर जो है, मैटर को तो डिविजिबल है, मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है, मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। और इन्होंने मैटर को क्या बोला, पदार्थ बोला। क्या बोला था? पदार्थ। और मीन्स इन्होंने बोला कि पदार्थ को तो हम तोड़ सकते हैं, जैसे चावल का दाना से इन्होंने किया था, तोड़ा। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहाँ की वो टूट नहीं सकता था, तो जो पार्ट जो टूट नहीं सकता था उसको इन्होंने क्या बोला था, परमाणु। क्या बोला था? परमाणु। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो महर्षि कन्नड़ ने, हमारे इंडियन फिलोसोफर ने, सबसे पहले मैटर को पदार्थ बोला और पदार्थ को उन्होंने परमाणु बोला। ये इन्होंने हमको बता दिया था। इसके बाद आए आपके डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, ये ग्रीक के साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने बेसिस पे करी क्या नाम को अपनी डिस्कवरी। तो जो ग्रीक में ही एटम वर्ड का मतलब होता है कैन नॉट बी डिविजिबल, मीन्स एटम का मीनिंग होता है कैन नॉट बी डिविजिबल। ग्रीक लैंग्वेज में एटम का वर्ड का मीनिंग होता है कैन नॉट बी डिविजिबल। इन्होंने भी वही चीज डिस्कवर की जो अपने इंडियन फिलोसोफर ने की। मीन्स ये बात तो अपने इंडियन फिलोसोफर ही बता चुके थे, इन्होंने भी कोई बड़ी बात नहीं बताई, वही बात बताई कि मैटर जो है, मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बिस्किट के और चॉक के एग्जाम्पल से बताया था कि कैसे हम इनको तोड़ सकते हैं। और आगे एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जो कि आगे सबसे छोटा पार्ट मैटर का जो कि नहीं टूट सकता, उसको एटम कहते हैं। ओके, तो ये अपने को डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बताया और ग्रीक लैंग्वेज के ऊपर ही एटम नाम इन्होंने रखा, इस कण का, छोटे से पार्टिकल का। और तब से ही हम एटम को जो है पढ़ते चले आ रहे हैं। अब एक साइंटिस्ट और आए आपके, पाकुदा कात्यामा। पाकुदा कात्यामा ने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। इन्होंने एक चीज और आगे इनसे आगे बताया कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, मीन्स कोई भी एटम जो है वो अकेला ऐसे ही नहीं घूम सकता है, वो हमेशा कंबाइन स्टेट में पाया जाएगा, मीन्स किसी दूसरे एटम के साथ मिला हुआ पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मीन्स 18th सेंचुरी तक तो ये साइंटिस्टों ने इतनी बातें पता लगा ली थी कि एटम क्या है, मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि डिवाइड नहीं किया जा सकता आगे जाके, उसको हम एटम कहते हैं। ओके, और ये जो पाकुदा कात्यामा ने क्या बताया कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होता, नहीं मिल सकता, मीन्स जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा तभी एग्जिस्टेंस में आएगा। देखिए कैसे कंबाइन स्टेट में, मीन्स जैसे समझ लीजिए कोई भी एटम एटम है। ओके, मैं आपको कंबाइन करके बताती हूँ। कोई भी
सपोज दैट कोई ए एटम है, एक एटम ए हो गया, ये कोई बी एटम है, ओके। ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक नया ही कोई सब्सटेंस बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अभी और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या इन्होंने बोला कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कह लें या केमिकल कॉम्बिनेशन कह लें, ओके। मीन्स बात वही है कि जो एटम जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, हमेशा दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिला हुआ पाया जाएगा, तो और वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन विद ईच अदर and form a entirely new substance, then this is called chemical reaction। अब ये केमिकल रिएक्शन जो है ना हमारे चारों तरफ होती है। आप सोचिए, हम खाना खाते हैं, खाने में हम क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स, फास्ट फूड भी खाते हैं भाई, बिल्कुल खाते हैं। तो ये अंदर हमारे जाके डाइजेस्ट होता है, जब ये डाइजेस्ट होता है तो हमें मीन्स ये डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेशन हुआ और हमें एनर्जी मिली। ये पूरी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होती है। कैसे, कुछ एंजाइम काम करते हैं, हमारे पेट में जो स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। एक तो ये हो गई रिएक्शन देखने को मिल जाती है अपने को। दूसरी, प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, आपने 8th में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में आपने रिएक्शन देखी होगी कि प्लांट्स को क्या है, क्या चाहिए प्लांट्स को, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, वाटर हम देते हैं उनको। तो प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और वो फूड जो है किस में चेंज हो जाता है, मीन्स जो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो वाटर है प्लांट्स में, ये रिएक्ट करता है आपस में और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अभी बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, मैं आपको केवल केमिकल रिएक्शन समझाने के लिए लिख रही हूँ ऐसा। तो मीन्स यहाँ दो डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो गई। तो अपने को केमिकल रिएक्शन कई जगह देखने को मिलती है। तो जब दो और दो से ज्यादा एटम्स कह लें, मॉलिक्यूल्स कह लें या सब्सटेंस कह लें, कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इतना समझ गए। अब थोड़ा सा इस केमिकल रिएक्शन को देख लो कैसे लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन में ये जो एरो लगा है ना, इसके लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है, या यूं कह लें कि एरो का जो टेल होता है, एरो की टेल साइड वाला पार्ट क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा, ये रिएक्टेंट कहलाएगा। मीन्स क्योंकि ये रिएक्ट हो रहे हैं आपस में, कंबाइन हो रहे हैं, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में जो बनता है न्यू सब्सटेंस, एंटायरली न्यू सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना केमिकल रिएक्शन में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और बीच में लगता है एरो, ओके। तो जो लेफ्ट साइड के जो पार्ट के जो सब्सटेंस हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो कंबाइन होने के बाद जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ओके। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करना है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन विद ईच अदर देन they form an entirely new substance is called chemical reaction। इतनी बात समझ में आ गई। मीन्स ये अपने को एक नए साइंटिस्ट आए, एंटोनी लिवोसियर, महर्षि कन्नड़ के बाद कौन आए, डेमोक्रिटस लिसिपस, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने बता दिया इतना कि हमें एटम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता, वो हमेशा कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट होगा। और कैसे ये कंबाइन होगा, इतना पता लग गया। अब ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, इसके बाद ये कॉम्बिनेशन होता कैसे है, कॉम्बिनेशन होता कैसे, मींस एटम्स का कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, इनको कंबाइन होने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ लॉज लगते हैं। मींस तो आगे साइंटिस्ट आए अपने एंटोनी लिवोसियर। एंटोनी लिवोसियर ने बताया कि ये जो केमिकल
रिएक्शंस होती हैं या ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो इन दो रूल्स को फॉलो करता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास क्या होता है? वेट, किसी भी सब्सटेंस का वेट होता है मास। इसके लिए अब मीन्स इनका मतलब ये था कि जो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट होगा उसका वेट जो है वो प्रोडक्ट के वेट के बराबर ही होगा। मीन्स प्रोडक्ट चाहे कुछ भी बने लेकिन जो वेट होगा, जो मास होगा, वो उसमें डैमेज नहीं होगा। मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इन्होंने ये बोल तो दिया, अब बात ये आई कि हम कैसे माने भाई। यार और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा प्रूफ करके बताइए, बात तो अपनी प्रूफ करनी पड़ेगी। तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कॉनिकल फ्लास्क लिया। कॉनिकल फ्लास्क में इन्होंने सोडियम कार्बोनेट का 5% सॉल्यूशन लिया। किसका? सोडियम कार्बोनेट का कितना? 5% सॉल्यूशन लिया। 5% का मतलब समझते हो? 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 100 ml ऑफ वाटर। 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 100 ml ऑफ वाटर। तो एक इन्होंने ये ले लिया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में इन्होंने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया। किसका लिया? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का भी इन्होंने 5% सॉल्यूशन लिया। मीन्स 5 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ml ऑफ वाटर में लिया। 5 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। इन्होंने भी एक टेस्ट, और इस टेस्ट ट्यूब को एक धागे के थ्रू इसके कॉनिकल फ्लास्क के टिप पे बांध दिया और टाइटली इसको कॉर्क के थ्रू बंद कर दिया, ताकि ये जो टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है वो मिक्स ना हो पाए। मीन्स जब रिएक्शन होने के पहले की इन्होंने दो कंडीशन दिखाई। पहली कंडीशन में इन्होंने दिखाया कि जो कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया और एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और दोनों को मिक्स नहीं होने दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इस पूरे एपरेटस को इन्होंने वेट किया। मीन्स वे किया, तौला। जब इन्होंने पूरे एपरेटस को वे किया तो सपोज दैट, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सपोज करके चलते हैं। ध्यान से समझना, ये एक्सपेरिमेंट समझ लोगे ना तो आपको फर्स्ट लॉ बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो इन्होंने जब फर्स्ट कंडीशन में, किसमें? फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने जब वेट किया एपरेटस का तो उसमें उसका सपोज दैट x ग्राम आया। मीन्स ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया ना, कंबाइन हो रहा है ना। जब ये फर्स्ट कंडीशन x ग्राम कह लें या फिर हम कह लें 100 ग्राम, अभी तो मानना है तो कुछ भी मान लो। ओके, नेक्स्ट इन्होंने सेकंड कंडीशन में क्या किया, जब इन्होंने टेस्ट ट्यूब को फिर इसका जो धागा से बांधी थी उसको खोल दिया और इसका जो टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो सोडियम कार्बोनेट में मिक्स होने दिया। मीन्स केमिकल रिएक्शन हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। सेकेंड कंडीशन में इन्होंने टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन था वो सोडियम कार्बोनेट में मिक्स होने दिया। जब ये मिक्स हो गया तो एक नया ही सब्सटेंस बने। नए सब्सटेंस क्या बने? सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट। ओके, पहले क्या लिया था? सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट लिया था। जब रिएक्शन हो गई सेकेंड कंडीशन में क्या बना? सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट। मीन्स डिफरेंट सब्सटेंस बने दोनों। लेकिन इसमें फिर इन्होंने जो सेकेंड कंडीशन में फिर एपरेटस को इन्होंने तौला, वे किया, तो तब भी उसमें जो प्रोडक्ट का जो मास था क्या आया? इन प्रोडक्ट का जो पूरा मास था, इनका पूरा मास, इनका भी x ग्राम आया, या यूं कह ले कि 100 ग्राम आया। ओके, और जो फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने जो रिएक्टेंट्स का जो मास लिया था, जो वेट किया था जब तौला, तो उनका भी x ग्राम आया। मीन्स या यूं कह ले 100 ग्राम आया। तो इससे उन्होंने फिर सबको ये प्रूफ करके बताया कि
कोई भी केमिकल रिएक्शन में मीन्स चाहे रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, उनका मास जो है ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। जितना मास उनका पहले रहेगा उतना ही प्रोडक्ट बनने के बाद भी रहेगा। तो यही एंटोनी लिविसन ने कहा और यही अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स पूरी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के इज इक्वल ही होता है, कंजर्व रहता है, नष्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो ये तो हो गया अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, वरना आप लोग भूल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले लॉ के साथ। और वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।